morning everyone. चलिए मालिक, यस, चलिए दादा शुरुआत करते हैं बीसीके के रिवीजन की 20 डेज प्लेज में। सबसे पहला चैप्टर है हमारा बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर, 6 से 7 क्वेश्चंस की हमेशा इसमें से गुंजाइश रहेगी मालिक। नमस्कार सभी को राधे राधे। चलिए मालिक शुरू करते हैं। सबसे पहला 2-3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा। तीन चार एक्टिविटीज जो बिजनेस के नाम से की जाती है उसका ध्यान रखें। बिजनेस एंड कॉमर्स में क्या क्या कवर होता है, 3 वर्ड ध्यान रखें। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोलिए 3 वर्ड आप ध्यान रखिएगा। मैं स्क्रीन को एनलार्ज कर रहा हूं। यस, चलिए शुरू करते हैं। मेन एमसीक्यू, जहां जहां मैं हैशटैग लगा दूं वो आपके एमसीक्यू के एंगल से चीजें इंपॉर्टेंट होती जाएंगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 3 फंक्शंस को आप चेक करेंगे। सबसे पहला है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज। ये पिक्चर तो अपने को देखने की कोई जरूरत नहीं है। डोमेन जरूर हम देख सकते हैं कि बीसीके के डोमेन्स क्या क्या हैं। नाम पढ़ते जाएं। सबसे पहला डोमेन हमारे पास जो है वो क्या है, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज के बाद दूसरा है स्केल, तीसरा है ज्योग्राफिक स्कोप। एक्टिविटीज में आपकी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कॉमर्स, एड्स टू सर्विसेज आ जाती है। स्केल हम सभी जानते हैं कौन कौन सी, बोलो। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइज। इस पर कोई एग्जाम्पल आ सकता है? राहुल भाई पीडीएफ तो लोडेड है यार, जो कल का लेक्चर है उसकी डिटेल आज जाएगी सारी। ऑनरशिप कैसी कैसी हो सकती है, स्टेट ऑन, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सभी चीजें हैं उसमें। मार्केट ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्सेज, इक्विपमेंट, कमोडिटीज, कैपिटल, लेबर और प्रोडक्ट मार्केट के साथ है। फिफ्थ हो गया आपके कौन कौन आ जाएंगे इसमें, स्टेक होल्डर्स। तो बीसीके के डोमेन्स में उन्होंने एक ओवरव्यू दिया, एक्टिविटीज, स्केल, जोग्राफिकल स्कोप, ऑनरशिप, मार्केट। इनमें से कोई एमसीक्यू इन 4-5 पॉइंट्स को मिलाकर वो बना सकते हैं। फंक्शंस में हमारे फंक्शंस मेनली क्या है, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, मार्केटिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन। फोकस एरिया हमेशा क्या होता है, या तो कंपनी वाइज होता है, एंटरप्राइज वाइज होता है, या कोई पर्टिकुलर बिजनेस लाइन आपका फोकस हो सकती है, या कोई पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन आपका फोकस एरिया हो सकता है। कंसर्न्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेनली क्या होते हैं, तो ध्यान रखना हमेशा ये 3 मेन होते हैं। पहले सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। इस पे कुछ पूछा जा सकता है। गुड मॉर्निंग मुकुल, गुड मॉर्निंग विजय। मोड क्या हो सकता है, ट्रेडिशनल कर लो, फिजिकल कर लो, डिजिटल कर लो, ऑनलाइन कर लो, तो मोड एक पॉइंट है आपके लिए। अंडरलाइंग डिसिप्लिन, सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे नाम आ जाएंगे। नया नाम आपने देखा है वो है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये 2 नए नाम हम देखते हैं। डोमेन्स कैसा है, तो हम हमेशा डोमेन को, पहला वर्ड जो यूज करेंगे डोमेन का मीनिंग क्या निकाला जाएगा, स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। डोमेन के 3 अलग अलग एस्पेक्ट। पहला बीसीके इज वास्ट, ये पहला एस्पेक्ट है। कई बार ये पूछा जा सकता है वास्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज कवर होती हैं। ऊपर जो आप डोमेन्स देख रहे हैं उसी का ये पॉइंट आया है। आर्यन जी डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं रह पाएगा यहाँ पे, आपको सिर्फ रिपीट करना है क्योंकि रिवीजन बैच है ये। मैं यहाँ किसी भी पॉइंट पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। मार्केट में ये सब रिसोर्सेज, इक्विपमेंट, कमोडिटीज चाहिए होती है, सिंपल वर्ड्स। बीसी के वास्ट क्यों बोल रहे हैं बताएं, बीसी के क्यों वास्ट बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत सारी हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, रिटेल, ऑल सॉर्ट ऑफ सर्विसेज, कुछ भी आ सकता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, वास्ट बोला गया। वास्ट इसलिए भी बोला गया कि छोटे से छोटी दुकान से लेके बड़ी से बड़ी दुकान भी इसमें कवर होती है। साथ ही साथ उसमें बोला वीकली भी हो सकता है, मंथली भी, और अब तो 24/7 बिजनेस चलने लग गया। तो न्यूमरस एक्टिविटीज, ऑल इंटर रिलेटेड एंड स्प्रेड इन वाइड एरियाज। बाकी बीच के सारे एग्जाम्पल्स है जो आप कभी भी बता सकते हो कि हाँ ये बिजनेस वास्ट है। बिजनेस को दूसरा बोला गया बीसी के इज मल्टीडिसिप्लिनरी। मल्टीडिसिप्लिनरी क्यों बोला गया, कि बहुत सारी चीजें ये दूसरे फील्ड या दूसरे सब्जेक्ट से डिराइव करता है, जैसे कि कभी अकाउंट्स, कभी फाइनेंस, कभी टैक्सेशन, कभी ह्यूमन बिहेवियर जिसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी आती है। कुछ टर्म बिजनेस में इकोनॉमिक्स के आ जाते हैं, कुछ बैंकिंग के आ जाते हैं। तो अलग अलग फील्ड से इसकी वॉकेबलरी क्रिएट होती है। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा। इस डिसिप्लिन हैज अ वॉकेबलरी ऑफ इट्स ऑन, खुद की एक डिसिप्लिन होती है। तो हमको ये देखना होता है, वॉइस बढ़ी हुई है निपुणा जी, फुल वॉइस है।
यस। तो ध्यान रखिएगा डिसिप्लिन के कुछ वर्ड जो एमसीक्यू में आपको आ सकते हैं, कुछ इन्होंने मिलिट्री से लिए, कुछ बायोलॉजी से। सबसे पहला वर्ड जो हम देखते हैं वो क्या है? स्ट्रेटेजी। कहाँ से आया है? मिलिट्री। दूसरा वर्ड बताएं, लॉजिस्टिक। ये भी कहाँ से आया है? मिलिट्री। डिस्क्रिप्शन की जरूरत है, जरा सा पढ़ना चाहें तो पढ़ें कि डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बहुत सिंपल बोला कि आर्मी जब वार पे होती हैं तो वो क्या डिस्क्राइब या डेवलप करती हैं? स्ट्रेटेजीज। लॉजिस्टिक का मीनिंग टिक कर लें, मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, मिलिट्री सप्लाईज एंड। तो लॉजिस्टिक वर्ड आर्मी में यूज होता था, हमने उसको बिजनेस में यूज करना शुरू कर दिया। तीसरा वर्ड एक और हमने लिया, वो लिया बुल्स और बियर्स। बुल्स वर्ड आया बायोलॉजी से, बियर वर्ड भी आया, मतलब एनिमल साइकोलॉजी। बुल क्या करता है? बुल हमेशा क्या करता है? थ्रो अप। क्या करता है? थ्रो अप। बियर क्या करता है? बियर की कोशिश होती है नीचे अपने एनिमी को डाउनवर्ड पटक के दबाना और मारना। तो बुल और बियर वर्ड उन्होंने शेयर मार्केट में यूज करना शुरू कर दिया। मालिक बोलिए, अगर मार्केट अप है तो क्या वर्ड यूज होगा? बुल। और डाउन है तो बुल शो करता है ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जबकि ये शो करता है पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन। इस पे वर्ड बनाए सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इस पे वो वर्ड पूछ सकते हैं आपसे। एक पे बियर पे आप बोलोगे पेसिमिस्टिक, एक पे बुल पे बोलोगे ऑप्टिमिस्टिक। तीसरा फीचर है बीसीकी का, इट इज एवर इवॉल्विंग एंड एवर एक्सपांडिंग। बोलिए मालिक, एवर इवॉल्विंग क्यों बोल रहे हैं? बिजनेस का नेचर लगातार बदलता रहता है। 24/7 शुरू हुआ, B2B शुरू हुआ, B2C शुरू हुआ, BPO शुरू हो गया, कैपीओ शुरू हो गया, LPO शुरू हो गया, नए नए तरीके के फॉर्म ऑफ बिजनेस आ गए। बोलिए, तो एवर एवॉल्विंग है। अगर एक जैसा होता तो आज से 100 साल पहले भी जो बिजनेस का पैटर्न था वही चल रहा होता है, आज से 5 साल पहले भी जो बिजनेस का पैटर्न होता वही चल रहा होता। ऐसा नहीं हुआ। तो एवर एक्सपेंडिंग, एवर एवॉल्विंग, हर बार ये कुछ ना कुछ चेंज करता है। इसीलिए बोला गया एवॉल्विंग होता है मतलब पुराने बिजनेस क्या होते हैं? डिक्लाइन एंड डिमाइस, खत्म होते चले जाते हैं। नए नए प्रोडक्ट, नई नई सर्विसेज लॉन्च होती चली जाती हैं। बोलिए भैया, इसीलिए हमने बोला है कि आजकल नॉलेज ऑब्सोलेसेंस भी बहुत तेजी से होता है, आउटडेटेडनेस बहुत तेजी से होता है आज के जमाने में बिजनेस का। पहले कोई बिजनेस चलता था 15-20 साल कोई उसमें चेंज होता ही नहीं था, आजकल 2 साल में बदल जाता है सब कुछ। 2 साल पहले मान लो कोई कंपनी हाई पे थी, 2 साल बाद वो कंपनी खत्म ही हो जाती। तो ध्यान रखिएगा, हम जब एवर एवॉल्विंग बोल रहे हैं इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं? 3 चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है, बहुत तेजी से लर्न करो, आप लोगों के लिए बहुत काम की बात है ये। बहुत तेजी से अनलर्न करो और फिर रीलर्न करो। अगर ये 3 काम आप कर पाए तो ये आप सक्सेसफुल है, वरना एवरेज रह जाएंगे हम हमेशा ही। तो लर्न, रीलर्न कि अनलर्न, जो सीखा है पहले वो भूलो और फिर वापस फिर रीलर्न करो। ये सबसे 3 बड़े फीचर्स हैं आज के बिजनेस के। अगर आप करना चाहते हो, आपका भी सपना हो कि मेरा सपना मनी मनी और एक सपना बहुत बड़ा बिजनेस हो अपना, तो भैया उसके लिए 3 चीजें बहुत फास्ट एक्टिविटी में करना पड़ती है, लर्न, अनलर्न और। तो जाके आप एवर इवॉल्विंग, एवर एक्सपांडिंग फील्ड में अपने आप को वर्कआउट करवा पाओगे। फटाफट से वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर बताएं क्या 3 फीचर समझ में आया? सबसे पहला बीसी के इज वास्ट, हमने पहला वर्ड वास्ट लिया, दूसरा लिया एक्लेटिक और तीसरा लिया एवर इवॉल्विंग एंड एवर एक्सपांडिंग। बोलिए मालिक सभी फटाफट से। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करता जाऊंगा, आर्यन भाई ने बोला है वैसा। तो थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ समझा, तो कुछ अलग अलग वर्ड्स जो अलग अलग और डिसिप्लिन या फील्ड से या सब्जेक्ट से आए हैं वो हमने यहाँ देखे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके क्या है? अगर सीए के लिए पूछें तो आप एक एमसीक्यू इस पे बना सकते हो इसी लाइन पे। बीसीके जो है लार्ज शेयर करता है हमारे वर्क एरिया का भी, सोसाइटी के रिसोर्सेज का भी। हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम बिजनेस की 3-4 चीजों से डील करते हैं, वो है प्रोडक्ट, इन्वेंट्री, रेवेन्यू, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस। ये हम एज ए सीए भी हम डील करते ही हैं। बोलिए दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्यों ये सब मालूम होना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट इजीली डेवलप कर पाता है 3-4 चीजों के बारे में, नोशंस जो है कॉस्ट, इन्वेंट्री, रेवेन्यू, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेवेन्यू आइटम, एक्सपेंसेस की डिटेल, ये सब हमको तेजी से मालूम पड़ती। तो इसीलिए हमारा मेन फीचर जो है, हमको ये सब क्यों मालूम होना चाहिए? क्योंकि एज अ सी हमको क्या करना होता है? ऑडिट डेलीजेंटली, बहुत समझदारी पूर्ण तरीके से, हैव टू टेक द डिसीजन, हैव टू मेक द स्ट्रेटेजीज, हैव टू मेक द प्लान्स एंड बजट। तो बोले 4 वर्ड, सबसे पहला ऑडिट, डिसीजन, स्ट्रेटेजीज, प्लान, बजट। वापस से ऑडिट, डिसीजन, स्ट्रेटेजीज, प्लान्स और बजट्स। और उनकी बिजनेस टीम्स के साथ हमको भी ओवरऑल सब समझना होता है। एक सीए को, एक ऑडिटर को लगभग बिजनेस पूरे ही समझना होता है अगर वो ऑडिट करना चाहता है। अगर उसको बिजनेस ही समझ नहीं पड़ा तो वो ऑडिट ही नहीं कर पाएगा। बोलिए भैया, तो हम वैल्यू एडिशन तभी कर पाएंगे। तो सीए के लिए 3 इंपॉर्टेंट वर्ड, लार्ज शेयर ऑफ वर्क एरिया होता है हमारे लिए भी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक लाइन और वर्ड यूज कर सकते हो, ये वर्ड पे एमसीक्यू बना सकते हो, टिक करो कस्टडियन पे। चार्टर्ड अकाउंटेंट आर द डैश ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज, तो क्या बोलेंगे? कस्टडियन। बोलिए भैया, दूसरी ड्यूटी हमारी एक और है, ट्रूथफुल एंड फेयर अकाउंटिंग एंड
ऑडिट से रिलेटेड हुई ये भी, ऑडिट से रिलेटेड हुई। हाँ ध्यान रखिएगा इसका, ट्रूथफुल एंड फेयर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। फिर हमारे ये सब फील्ड्स हैं, डेवलप्स हैं, जो हमारे नोशंस हैं, ये सब तो ठीक है। आखिरी में हम ये 5 काम करते हैं, ऑडिट, डिसीजन, स्ट्रेटेजी, प्लान और बजट, और हम वैल्यू एडिशन करते हैं अपने क्लाइंट के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सीए वैल्यू एडिशन करता है, तो हम बोलेंगे हाँ सीए वैल्यू एडिशन करता है क्लाइंट के बिजनेस में। अब हमको बीसीके क्यों पढ़ाया जा रहा है? बेसिकली हम सब 10+2 या कॉमर्स से अगर पढ़ के तो आते हैं, नहीं भी पढ़ के आते तो हमको अपना कोर डिसिप्लिन तो करना ही पड़ता है। तो सीए को पढ़ाना बहुत जरूरी है। और बीसीके ओवरऑल पढ़ना क्यों जरूरी है, उसके उन्होंने 5-6 फीचर्स बताए। जैसे आईक्यू होता है, वैसे ही उन्होंने क्या दिया, बीसीके क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या वर्ड बताता है कि बिजनेस के बारे में आपका नॉलेज, आपकी इन्फो कितनी है, ये क्वेश्चन वर्ड के लिए यूज होता है। हम आईक्यू भी बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बोलो आजकल ईक्यू भी चल गया, इमोशनल क्वेश्चन की भी चेकिंग होने लग गई आजकल। तो इनहैंसिंग बीक्यू में इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें जिसपे एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। पहली बात, बिजनेस कैसा है, कभी कभार की ऑल अराउंड। गुड मॉर्निंग तेजस्विनी। ध्यान रखिएगा हम डेली बेसिस पे बहुत सारे बिजनेस से डील करते हैं। दूसरा एक इस पे बनाया जा सकता है, नॉन कॉमर्स वाला बैकग्राउंड अगर है तो इट इज नॉट अ हैंडीकैप, इट इज नॉट अ हैंडीकैप। बोलो जरूरी नहीं है कि आप साइंस से हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, या मैथ्स लिया आपने, कॉमर्स पढ़ा ही नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। बोलो भैया, इसी को हमने क्या बोला, लेवरेज द इक्लेटिक नेचर ऑफ बीसी के। कई बार दूसरी फील्ड वाले भी बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बोलो फटाफट। अलग अलग तरीके से बिजनेस को डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। साइकोलॉजी जैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, ज्योग्राफी जानना, लोकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हैंडीकैप्ड है, हम बोलेंगे नहीं, इट इज नॉट अ हैंडीकैप। राधे राधे गणेश भाई। तो ध्यान रखिएगा, सेल्फ एश्योरेंस की बिजनेस चारों तरफ है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड कोई हैंडीकैप नहीं हो सकता। आप लगातार ब्रिज ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं, साइंस वाले अपने को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर देते हैं, ज्योग्राफी वाले अपने को रिसोर्सेज की जानकारी देते हैं, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी वाले ह्यूमन बिहेवियर की जानकारी दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है ही ना, कि नहीं है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस आर द बेस्ट गाइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है भैया। बिजनेस शुरू करना हो तो आपको आसपास का ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा आइडिया आपका बड़ा बिजनेस में कन्वर्ट कर ही रहे हैं लोग। बात है आप कितने सेंसिटिव हो, आपने कितने ध्यान से किसी चीज को ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस किया प्रॉब्लम को, तो अपने आप ही आप उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व भी कर सकते हो। फोर्थ है आपके 6 ऑनेस्ट सर्वेंट है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि 6 ऑनेस्ट सर्वेंट किसने बताया था हमको, रुडियार्ड किपलिंग की कौन सी किताब या जगह से आया था ये, एलिफेंट चाइल्ड। 6 सर्वेंट के नाम बोलें, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु। ये 6 बातें अगर आप बिजनेस में भी यूज करते हो तो आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलने लग जाएंगे। प्रैक्टिस एंड इंप्रूवमेंट वाया रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। आप लगातार जो भी बिजनेस कर रहे हो डेली ऑब्जर्वेशन करो, लगातार ऑब्जर्व करो, अलग अलग न्यूज़पेपर्स, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स, अलग अलग न्यूज़ की जो इन्फॉर्मेशन आती है, नए नए बिजनेस के स्टार्टअप्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आती है, सेमिनार्स होते हैं, उनको वॉच करो। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो 6 अलग अलग पॉइंट उन्होंने दिए आपको समझाने के लिए कि ये नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड इज नॉट अ हैंडीकेप, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस आर द बेस्ट गाइड। ये ऐसा डैश करके पूछ सकते हो इन द बीसी के, व्हाट इज द बेस्ट गाइड्स, व्हाट आर द बेस्ट गाइड्स। तो ऑब्जर्व करो, आप इतने टीवी कमर्शियल, बिजनेस न्यूज देखते हो, दिन भर दुकानें देखते हो, दिन भर बिजनेस देखते हो। जब आप सब कुछ देखते हो तो यहाँ से आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि हम क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और कैसे कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। बोलिए भैया, आई क्या बात समझ में, क्लियर है? बोलो, क्लियर है? चलिए मालिक, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है यहाँ से यहाँ तक क्लियर है? फटाफट से कमेंट कर दें दोस्तों। चलिए, आ जाएगी प्रगति जी वॉइस भी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं। कभी वो न्यूज़पेपर के एग्जांपल पूछें तो आप इनमें से किसी का भी नाम आराम से टिक कर सकते हो। कुछ न्यूज़ जर्नल्स हैं हमको दिए, बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस इंडिया, बिजनेस टुडे, फॉर्ब्स, बीटीवी, सीएनबीसी, एनडीटीवी, ईटी नाउ, ये सब कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं। अगला पॉइंट हमारे लिए जो आ सकता है वो आ सकता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का डिफरेंस और क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल दैट वी डू फॉर अर्निंग इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, रेस्ट आर ऑल कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के फीचर में सबसे पहला फीचर क्या आएगा, लाइवलीहुड मोटिव, वेराइटी ऑफ मोटिव्स। बोलो,
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, एक ही वो है लाइवलीहुड मोटिव, जबकि नॉन इकोनॉमिक में वेरियस मोटिव बोलो, जैसे चिंता, लव एंड अफेक्शन, पैशन अबाउट सम हॉबी, एनवायरमेंट के लिए करना, अंडर प्रिविलेज्ड के लिए करना, ये सब नॉन इकोनॉमिक है। तो यहाँ पर हम एक जगह क्या लिख रहे हैं, ये लाइवलीहुड के लिए, ये यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, अदर देन लाइवलीहुड, बोलो ना, हाँ कि ना। एक में आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसके पीछे रैशनल ढूंढते हो, रैशनल ढूंढना मतलब मुझे बदले में क्या मिलेगा, जबकि एक जो एक्टिविटी करते हो यहाँ पर हम बोल रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट के लिए है ये, जबकि यहाँ रीजन बोलो ये नॉन इकोनॉमिक किसके लिए है, इमोशनल या फिर सेंटिमेंटल, बोलो मालिक फटाफट से, हाँ या ना। एक और वर्ड यूज किया उन्होंने अल्टरनेस, जिसको हमने सेल्फ इंटरेस्ट का अपोजिट वर्ड बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सेल्फ लेस, बिना स्वार्थ के। और एक एक्टिविटी जो हो रही है वो क्यों हो रही है, स्वार्थ से। फटाफट से कमेंट करें, लाइक करें, डिफरेंस समझ में आया क्या। तो जितनी भी सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, पर्सनल, रिक्रिएशनल, चैरिटी और पेट्रियोटिक एक्टिविटी है वो सब किस में चली जाएगी, फटाफट से मेन वर्ड बोलें। इकोनॉमिक में क्या बोलेंगे, जो भी हम कमाने के लिए करते हैं, अर्निंग। अदर देन दैट नॉन इकोनॉमिक, एक में लाइवलीहुड पर्पस, एक में अदर देन लाइवलीहुड। कोई पैशन हो सकता है, लव एंड अफेक्शन, सेंटिमेंटल रीजंस, इमोशनल रीजंस, अल्ट्रिज्म। इधर अपना रैशनल होता है, बदले में मुझे क्या मिलेगा, स्वार्थ। एक है सेल्फ इंटरेस्ट, एक है सेल्फ लेस। बोलिए मालिक, क्या लिख पाएंगे हम इसमें से, कोई फोटोग्राफ वगैरह दे दें अगर, तो उससे भी आप टिक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी कौन सा डायमेंशन होता है। कैसे, आप गरीबों को कंबल बांट रहे हो, ठंड का समय है अभी, तो कंबल खरीदना है या नहीं खरीदना है, कंबल खरीदना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई या नहीं हो गई। तो इवन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी क्या जुड़ जाता है, तीन चीजों से। कैसे, एक तो समय, एक मनी, और एक आप खाना ही खिला रहे हो किसी को, खाने ही बांट रहे हो मान लो आप, तो खाना लाओगे कहां से, खरीद के, बना के, पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इवन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो, इकोनॉमिक डायमेंशन विद रिगार्ड टू टाइम, मनी एंड मटेरियल। बोलो भैया, हाँ कि ना, क्लियर है। मोटिव और इन द इंटेंट बिहाइंड एनी एक्टिविटी इज स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट फीचर ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इस पे एमसीक्यू बनाया जा सकता है, मालिक टिक कर लें इस पे। कैसे तय करेंगे कोई एक्टिविटी इकोनॉमिक है कि नहीं है, तो दो वर्ड बोलो इंपॉर्टेंट, एक है मोटिव, दूसरा वर्ड है इंटेंट। बोलिए दादा, हाँ कि ना, क्लियर है। मम्मी जो कर रही है वो कौन सी एक्टिविटी अपने घर के लिए, नॉन इकोनॉमिक। बोलिए, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स में तीन है। सबसे पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमेशा कैसी होनी चाहिए, इनकम जनरेटिंग होनी चाहिए। इनकम जनरेटिंग वर्ड के लिए हम दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। एक वर्ड हम बोलेंगे कि इनकम अर्न बाय लेटिंग आउट द प्रॉपर्टी, ये रेंट इनकम हो गई आपकी। बोलो, जिसके लिए इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोले चार फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बोलो ना, हाँ कि ना। ऑल दिस इनकम मे बी अर्न इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, इनकम जनरेटिंग मतलब मनी में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। क्लियर है। तो पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पहला टारगेट क्या है, इनकम जनरेट करना। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जमीन को क्या मिलता है, लेबर को, कैपिटल को और एंटरप्रेन्योर को। इसीलिए बोला गया फैक्टर्स अर्न अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन टू द, इसीलिए बोल रहे हैं इनकम इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये दो एमसीक्यू और ध्यान रखिएगा। बोलिए मालिक, करेक्ट निपुणा जी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमेशा ही कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्टिव की नॉन प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव। क्यों, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो रॉ मटेरियल का, किसमें, फिनिश्ड गुड्स में, यूजफुल गुड्स में। बोलो भैया, अगर आप अपने छोटे भाई को पढ़ा रहे हो नॉन इकोनॉमिक, लेकिन आप पड़ोस के बच्चे की ट्यूशन ले रहे हो इकोनॉमिक, तो हमेशा कुछ प्रोडक्टिव आएगा कि नहीं आएगा। अर्निंग अ लाइवलीहुड इंप्लाइज पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और एक इंपॉर्टेंट लाइन, प्रोडक्शन का मतलब दिया है प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड सेटिस्फाइंग द नीड। सेटिस्फाइंग गुड्स बोलेंगे कि कुछ तो भी, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। प्रोडक्शन किसको मानूंगा मैं, आपने कुछ भी प्रोड्यूस कर दिया, वो प्रोडक्शन की जो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हो। प्रोडक्शन किसको माने हम, जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टिक करें। प्रोडक्शन की प्रोसेस का एक डेफिनेशन दिया है यहाँ पे। प्रोडक्शन दो चीजों का हो सकता है, किस किस का, गुड्स और सर्विसेज। बोलो ना, गुड्स और टीचिंग, मेडिसिन, लॉ, अकाउंटेंसी को भी क्या माना गया,
साइड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को भी क्या माना गया? प्रोडक्शन। दो चीजों के लिए क्या आ सकता है? एक किसके लिए? सेल्फ कंजम्पशन, और दूसरा किसके लिए? फॉर मार्केट। बोलो हाँ या ना? प्रोडक्शन हमेशा कौन सी साइड ऑफ इकोनॉमिक शो करता है? सप्लाई साइड की डिमांड साइड? हाँ, तो मेन वर्ड बोले। पहला इनकम के लिए हमने क्या क्या बोला? इनकम के लिए क्या क्या बोला? इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी होती है वो इनकम जनरेटिंग होती है। उसका बढ़िया एग्जांपल क्या है? वन और मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। साथ ही साथ बोला गया इनकम मनी में भी हो सकती है और काइंड में भी, और जो भी फैक्टर्स होते हैं वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन अर्न करते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इनकम इज जनरेटेड थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस। दूसरा बोला गया प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव के लिए क्या बोला गया? जो नीड सेटिस्फाइंग करे गुड्स एंड सर्विसेज, वही प्रोडक्शन है, बाकी कुछ भी प्रोडक्शन। प्रोफेशन भी आ गया इसमें, टीचिंग, मेडिसिन, लॉ, अकाउंटेंसी भी। बोलो भैया, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट विच साइड? सप्लाई साइड। ध्यान रखिएगा। इसी में एंटायर रेंज ऑफ एक्टिविटीज और ऑक्यूपेशंस भी आ गए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग भी आ गया। तीसरा, इवन कंजम्पशन इज ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये कौन सी साइड शो करेगा? डिमांड साइड। आप प्रोडक्शन करके रख दोगे तो क्या माल बिक जाएगा? ये डिमांड होनी चाहिए उसकी। क्या बोलेंगे डिमांड को? पीपल विल स्पेंड देयर इनकम। तो कंजम्पशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है कि सिर्फ सप्लाई? कंजम्पशन भी पार्ट होना जरूरी है। बोलिए भैया हाँ कि ना? क्लियर है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड्स कंजम्पशन एज वेल। ध्यान रखिएगा। और ये जो भी प्रोडक्शन है वो आप किसके अकॉर्डिंग करते हो? अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो तीन वर्ड बताएं, ये कौन सी साइड शो करता है? डिमांड साइड। पीपल अपना मनी क्या करना चाहते हैं? स्पेंड एज पर देयर डिमांड। ही आप क्या करो? प्रोड्यूस करो। तो इवन कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलिए मालिक। तीसरा के बाद एक और पॉइंट है, हमारा आखिरी टारगेट क्या है इकोनॉमिक का? कि हमारे पास कुछ सेविंग हो, कुछ इन्वेस्ट हो, और फिर उससे क्या क्रिएट हो? वेल्थ। तो प्रोडक्शन जनरेट करता है किसको? इनकम। उसमें से आप क्या करते हो? कुछ पैसे को स्पेंड। सेविंग की डेफिनेशन बोले, अनस्पेंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग। बोलिए भैया, ये सेविंग किसके थ्रू आप इस सेविंग को कन्वर्ट करते हो? किसमें? इन्वेस्टमेंट और वेल्थ में। कैसे करते हो? जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। सही है हाँ कि ना? या शेयर मार्केट में? हाँ बोलो ना। इश्क है किससे? रिस्क से। हाँ, तो ये सब आपका पार्ट हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का आखिरी टारगेट तो इकोनॉमी में क्या क्रिएट करना है? सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड। 100 रुपए कमाए 100 ही खर्च कर दिए, इकोनॉमी डूब जाएगी आपकी, दिक्कत जाएगी, फिर आप लोन पे चलोगे पूरा। बोलिए भैया। तो चार अलग अलग फीचर बोलते हैं। सबसे पहले क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स है? पहला, इट इज इनकम जनरेटिंग। दूसरा, प्रोडक्शन साइड। तीसरा, डिमांड साइड। और चौथा, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। फटाफट से कमेंट करें मालिक, क्या समझ में आ रहा है? ये स्पीड ठीक है बोलने की? चलिए अब बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह अगर मानते तो क्या बोला गया? अभी हमने बोला मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स अदर देन व्हाट? सेल्फ कंजम्पशन को छोड़ के, है ना? तो वापस से बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हम बोलते हैं तो मार्केट ड्रिवन फोर्सेस क्या ऐसा प्रोडक्शन करेंगे? सेल्फ कंजम्पशन की कमर्शियलाइजेशन, और ऑन अ कमर्शियल स्केल की सेल्फ कंजम्पशन स्केल? कमर्शियल स्केल पे। अरेन जी कैसे करते हैं यार? ध्यान नहीं मेरे को। अरेन आप चाहो ना तो उसको 720 पे ले आओ। हो सकता है वो नेट का इशू है, इसलिए भी स्क्रीन कई बार ब्लर हो जाती है, क्योंकि यहाँ बाकी सबके मोबाइल में सही दिख रहा है। तुषार जी वर्ड समझ में नहीं आया, वापस से टाइप करें।
बोले वापस से, बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी में लेंगे तो कैसा प्रोडक्शन होना चाहिए, मार्केट ओरिएंटेड, और इसीलिए आपको प्रोडक्शन को किससे लिंक करना है। अरे प्रोडक्शन आप करोगे तो किससे लिंक करोगे, डिमांड से, कंजम्पशन से, कि मन से ही कुछ भी प्रोड्यूस कर देंगे, कंजम्पशन से करेंगे, है ना। चलो, तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव बताए बिजनेस के यहाँ पे, पहला, दूसरा और तीसरा। हमने इसको रेगुलर लेक्चर में डिटेल मैनर में डिस्कस किया था करीब आधी घंटे तक, यहाँ अपन शॉर्ट में लेंगे। पहला पर्सपेक्टिव बोले बिजनेस का कैसा है, दूसरा मीडियम, और तीसरा नैरो। पहला ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, इट इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम पूरा का पूरा बिजनेस डिसाइड कर रहे हैं, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जिसमें क्या क्या आ गया, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग। जब हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बोलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट ऑफ ऑल द बिजनेसेस, ऑल, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इसमें, ऑल द बिजनेसेस एंड ऑल द साइजेस। ऑल द बिजनेसेस मतलब चाहे इंडस्ट्री कोई सी भी हो, चाहे सेक्टर कोई सा भी हो, बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो, माइक्रो, स्मॉल हो, मीडियम हो, कैसा भी हो, ऑल बिजनेसेस, ऑल साइजेस। तो बिजनेस का नेचर कैसा हो गया, ब्रॉडर। जब हम इसी को मीडियम पर्सपेक्टिव में बोलते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटी या इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जैसे कि आईटी, जैसे कि टेक्सटाइल, जैसे कि रिटेल। और हम उसमें भी और नैरो चले जाएं अगर, तो हम किसी एक पर्टिकुलर फर्म की बात कर रहे हैं। तो कितने पर्सपेक्टिव, पहला ब्रॉडर, पूरा बिजनेस कवर हुआ, फिर उसी में से एक सेक्टर कवर हुआ, और सेक्टर में से एक कंपनी कवर हुई। बोलिए मालिक, हाँ कि ना। तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव ध्यान रखिएगा। तो जो आपका यूजुअल ऑक्यूपेशन है ऑफ क्रिएटिंग ऑन इन एन एक्टिवली ऑपरेटिंग एज इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये नैरो पर्सपेक्टिव है। अब बीच का एक क्वेश्चन है कि क्या इंडिया में एग्रीकल्चर को हम इंडस्ट्री और बिजनेस मान सकते हैं, तो आंसर क्या, इट डिपेंड्स। इंडिया में मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर किस पे चलता है, एमसीक्यू टिक करे, बेचने पे कि सब्सिस्टेंस पे, खुद के जैसे तैसे वर्किंग पे चलता है। दूसरा, इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट किया गया, ये दूसरा एमसीक्यू। बोलिए, एग्रीकल्चर को इसीलिए क्या बोल रहे हैं, डज नॉट कंप्राइज द इंडस्ट्री एंड बिजनेस, ये तीसरा एमसीक्यू एग्रीकल्चर। बोलिए मालिक, बोलिए मालिक फटाफट। बोलो। क्लियर है, चलो। इसके बाद अगला एमसीक्यू में ध्यान रखना, अगर वो बिजनेस के तीन एंगल पूछते हैं तो आप एक बोलोगे ब्रॉडर, एक बोलोगे मीडियम, और एक बोलोगे नैरो। फटाफट से मालिक कमेंट कर दे। सेल्फ कंजम्पशन, इंडस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पे तीन क्वेश्चन, सब्सिडेंस है, इनकम टैक्स लगता नहीं है, और इसको हम इंडस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि एग्रीकल्चर दूसरी इंडस्ट्री को बहुत सारा सपोर्ट देता है। शुगर केन अगर पैदा हुआ तो ही शुगर बनेगी, सोयाबीन पैदा हुआ तो ही सोयाबीन ऑयल आएगा। तो दूसरी मेन इंडस्ट्रीज को जरूर एग्रीकल्चर सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट, ये हमने डायग्राम में अभी समझ लिया था, कितने लेयर्स हैं अपने पास, कितने लेयर है, तीन। तो कभी लेयर पूछ ले वो पर्सपेक्टिव की जगह तो ध्यान रखना वर्ड। डायग्राम हमने ऑलरेडी देख ही लिया था। डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस वाइज वीज वीज अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन। लाओ टोटल इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन बोलो तो पहला इकोनॉमिक वर्ड तो क्या है अपना, बिजनेस ही है। दूसरे दो और बोलो, एक क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, और एक पेड एम्प्लॉयमेंट। बोलिए मालिक, हाँ या ना, क्लियर है। अब इसका डिफरेंसेस बता रहे हैं तो मेन मेन वर्ड्स बताते जाए, मैं एमसीक्यू टिक कर रहा हूं आपका। एम्प्लॉयमेंट का पहला वर्ड, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस की ऑफ सर्विस। ऑफ सर्विस में ध्यान रखना, या फॉरवर्ड में चेंज हो जाएगा आंसर आपका। एम्प्लॉयमेंट में हमेशा आपको क्या दिया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन और कंपनसेशन। कंपनसेशन किस फॉर्म में मिलता है, वेजेस और सैलरीज। बोलिए, रिक्रूटमेंट के लिए क्या कई बार प्रोवाइड कर दी जाती है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस। बोलिए मालिक। तो हमारे पास बिजनेस का कंपैरिजन अब हम किससे कर रहे हैं, एक कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट से और एक कर रहे हैं प्रोफेशन से। जब हम टेक्निकल मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फायदा क्या क्या है, मिनिमम क्या मिल जाती है, एश्योर्ड इनकम मिलती है आपको, रिस्क मिनिमाइज्ड है, टेन्योर की क्या है, सर्टेनिटी है, और आपका करियर प्रोग्रेसिव होता है थ्रू प्रमोशंस। ये एम्प्लॉयमेंट के फीचर है मालिक। मेन मेन वर्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड पीरियोडिक कंपनसेशन, मिलता है वेजेस, और मिनिमम क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन। क्या लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टेन्योर की सर्टेनिटी होती है, और पैसा जो बढ़ेगा आगे फ्यूचर में वो कैसे बढ़ेगा, थ्रू प्रमोशन। प्रोफेशन की बात करते हैं, प्रोफेशन का इंपॉर्टेंट फीचर, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज नेचर, और उसके लिए हमारे पास क्या होती है, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। ये जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है किसी एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन से है कि मैंने ही घर में आईसीआई खोल लिया,
बोलो। इंस्टीट्यूट ऑफ चेतन अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। क्या एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए आपको, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और आपका क्या होना जरूरी है उसके मेंबर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी का, जैसे अभी हम ICAI के हैं। बोलिए भैया, अलग अलग फील्ड आप सभी जानते हैं जिसमें क्या क्या कवर हो जाता है, क्या क्या कवर हो जाता है, जैसे अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, लॉ, ये सब स्पेसिफिक बॉडीज से मिलने वाली डिग्रीज है। बोलो भैया, तो इन डिग्रीज का ध्यान रखना। अब ये प्रैक्टिस जो होती है ये कैसे होती है, तो प्रोफेशनलिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद द परफेक्शनिज्म। ये एक MCQ आ सकता है अलग से बोर्ड में दिया। तो प्रोफेशन नॉर्मली क्या माने जाते हैं, कैसे प्रोफेशन वर्ड यूज करते हैं, प्रोफेशन हमेशा ही कैसे होते हैं, नोबल, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्या मेंटेन करना है आपको, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। बोलो ना, और इसीलिए आपको क्या मिलती है, हाई सोशल एस्टीम एंड हाई सोशल स्टेटस एंड रेस्पेक्ट। बोलो भैया, हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी ICAI, और उसका जो लोगो है वो खुद ही क्या सजेस्ट करता है, विजिलेंस। बोलो ना, जो ICAI का लोगो है वो क्या एक्सपेक्ट करता है, विजिलेंस। बोलिए मालिक। ये तीन अलग अलग वर्ड इंपॉर्टेंट, आप आराम से प्रोफेशन में MCQ में टिक कर सकते हो। ये एक वर्ड ध्यान रखना, प्रोफेशनल को किससे, प्रोफेशनलिज्म को किससे एसोसिएट कर लिया जाता है, विद परफेक्शनिज्म। बोलिए भैया, तीन चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसा प्रोफेशन हो, परस्यूट कैसा होना चाहिए ऑफ नोबल प्रोफेशन या नोबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, हाई सोशल एस्टीम एंड रेस्पेक्ट। ICAI का लोगो पे MCQ पूछ सकते हैं कि ICAI का लोगो क्या बताता है, विजिलेंस। पूरा ध्यान से आप काम करो, ऑडिट करो, नोबल प्रोफेशन है आपका, हाई एस्टीम मिलती है, वैल्यू मिलती है आपको। तीन अलग अलग चीजों पे अब डिफरेंस दिया गया, मालिक फटाफट से कमेंट करें, यहां से आगे बढ़ रहा हूं मैं। डिस्टिंक्शन पे कहां कहां MCQ आ सकते हैं, सबसे पहला मीनिंग बोलो, बिजनेस में क्या बोला गया, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट। बोलो भैया, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ, अपना लोगो है अभिषेक जी। विजिलेंस का मतलब नॉर्मली हिंदी में तो सावधानी होता है, बहुत सतर्कता, विजिलेंस बोलते हैं उसको। बोलते जाएं, बिजनेस में पहला वर्ड हम क्या लेंगे, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज, ये कहलाएगा बिजनेस। विजिलेंस बताया ना भाई, सावधानी, सतर्कता, अवेयरनेस भी बोल सकते हैं। प्रोफेशन बोलो कैसा है, मेन वर्ड, इंडिपेंडेंट और कैसा, स्पेशलाइज्ड। यस आर्यन जी। एम्प्लॉयमेंट बोलो, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इसको एक और नाम क्या दिया गया, वेज एम्प्लॉयमेंट भी इसको नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा, आप जब भी प्रोफेशनल होते हैं किसी बॉडी के अंतर्गत, उसके मेंबर बन के होते हैं, और वो बॉडी हमेशा क्या प्रिस्क्राइब करती है, तो क्वेश्चन अलग अलग मैनर में आ सकता है कि कोड ऑफ कंडक्ट कहां होता है, तीनों में से ऑप्शन बताए, प्रोफेशन, वेज एम्प्लॉयमेंट कहां होता है, एम्प्लॉयमेंट में, ऐसा उल्टा पूछेंगे वो आपसे MCQ में। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बताएं, बिजनेस एस्टेब्लिश करने का डिसीजन पूरी तरह से किसका होता है, एंटरप्रेन्योर्स। बोलो ना, पूरी तरह से किसका, एंटरप्रेन्योर्स। यहां पर मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आपको कैसे मिलता है, जब आप क्या ले लो, मेंबरशिप, और क्या होल्ड करो, COP। बोलो ना, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कैसा होता है, अपॉइंटमेंट लेटर इशू करके। बोलिए भैया, हाँ कि ना, आर्यन जी मैंने भी हाँ ही बोला था, ऐसा क्या गुस्सा हो रहे। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बताएं, बिजनेस का क्या रहेगा, प्रॉफिट, यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोफेशनल फीस, और यहाँ क्या रहेगा, नेक्स्ट प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, जबकि यहाँ स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड है, यहाँ पर आप जैसा जॉब चाहोगे वैसा मिनिमम क्वालिफिकेशन आप डिमांड करोगे। नेक्स्ट एथिकल गाइडेंस बताएं, यहाँ पर एथिक्स कौन बनाएगा, फाउंडर खुद, कि कैसे बिजनेस चलाना है। प्रोफेशनल कोड कौन बना देता है अपने लिए, ICAI, और यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए सारे प्रोफेशनल कोड्स कौन बनाएगा, एम्प्लॉयर। इन्वेस्टमेंट बताएं, यहाँ बहुत सारा है, यहाँ थोड़ा है, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बोलिए मालिक। पर्सनल ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसमें सबसे ज्यादा होती है, बिजनेस में, इसीलिए लोग बोलते हैं आई वांट टू बी माय ओन बॉस, तो बिजनेस खोल लेते हैं लेकिन फिर सो जाते हैं घर जाके, इसीलिए बिजनेस अपने यहाँ हर 2 साल में बंद हो जाते हैं। आसपास देखना तुम्हारे घर के, यहां पर ऑटोनॉमी रहती है, यहां थोड़ी तो रहती है, यहां पर बिल्कुल भी नहीं। पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव बताओ, क्यों खोलता है कोई बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, इकोनॉमिक, यहां पे क्या चलाना है,
लाइवलीहुड, और बीच में यहाँ हमारा पर्पस क्या है, सर्विस टू द क्लाइंट्स। कमेंट करें मालिक फटाफट से, इतना समझ में आया क्या? रिपीट करते हैं, पहला वर्ड क्या था हमारे पास, मीनिंग, जिसमें एंटायर स्पेक्ट्रम आ जाता है। यहाँ इंडिपेंडेंट रेंडरिंग ऑफ सर्विस है थ्रू अ प्रोफेशनल बॉडी है, यहाँ रेंडरिंग ऑफ सर्विस थ्रू वेज है एम्प्लॉयमेंट। यहाँ मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंटरप्रेन्योर का डिसीजन है, यहाँ पर मेंबरशिप और सीओपी, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फीस और यहाँ पे सैलरी। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और एथिकल भी खुद के ही रखने, जैसा बिजनेस करना हो, गलत सलत अच्छा बुरा या आप ही को डिसाइड करना है। इन्वेस्टमेंट यहाँ बहुत सारा, यहाँ कम है और यहाँ पर है ही नहीं। बोलिए मालिक। सर्टेनिटी ऑफ इनकम बताएं, यहाँ कैसी है, लीस्ट, यहाँ थोड़ी सर्टेनिटी है, यहाँ पर मोस्ट सर्टेनिटी। बोलिए। स्टेबिलिटी बताएं, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हमेशा यहाँ कैसा है, यहाँ पे हमेशा सर्टन है और यहाँ भी हमेशा ही सर्टन है। बोलिए भैया। फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं क्या, यहाँ पॉसिबल है, जबकि यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। बोलो ना, सीए का बेटा सीए बनेगा, ऐसा होता है क्या कि अलग से वापस डिग्री लेनी पड़ती है उसको? लेकिन तुमने कचौरी की दुकान खोली, तुम मर गए, उसके बाद तुम्हारा छोरा या छोरी चला लेंगे, तो बिजनेस में क्या पॉसिबल है ना, जबकि प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। बोलिए दादा। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस और खास फीचर जो बिजनेस के अब शुरू हो रहे हैं। उसमें पहला फीचर है, दे आर द जॉब क्रिएटर नॉट द जॉब सीकर। कमेंट करें मालिक फटाफट से, लाइक करें, बताते जाएं। बोलिए भैया। चलिए, जितने लोग भी वीडियो सुन रहे हैं फटाफट से कमेंट कर दें, और आप सुनते सुनते लाइक जरूर कर दें यार। जॉब क्रिएटर एंड जॉब सीकर क्या अंतर है? बोलो, बिजनेस क्या मानता है अपने आप को, जॉब क्रिएटर की जॉब सीकर? क्रिएटर। तो बिजनेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डायरेक्टली सोर्स ऑफ सस्टेनेंस होता है टू द ऑनर्स। तो पहला वर्ड अपने को यहां से मिल गया, सोर्स ऑफ सस्टेनेंस, एंड इनडायरेक्टली टू दोज हु डिराइव अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इट। तो डायरेक्टली तो आप दो लोगों को बता ही रहे, ऑनर्स और एम्प्लॉयज को डायरेक्ट मिल जाता है। यही एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बिजनेस को दूसरी चीजों से अलग करती। क्या एक सीए या एक प्रोफेशनल अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता? करता है, लेकिन उतना नहीं करता जितना कि एक बिजनेसमैन करता है। अपन अपने ऑफिस में कितने एम्प्लॉय रखेंगे? 20, 25, 50, इससे ज्यादा थोड़ी नहीं रखेंगे। क्या करेंगे इससे ज्यादा रख के? एक डॉक्टर कितने एम्प्लॉय रख लेगा? हाँ, बिजनेस के तौर पर अगर आप कोई चीज चलाओगे तो ऑब्वियसली उसमें लोग बढ़ते हैं। दूसरा फीचर बताएं, बिजनेस प्रोवाइड्स मोमेंटम टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन आया, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? डेफिनेशन बोले, परसिस्टेंट इंक्रीज इन जीडीपी। आपका पहला एमसीक्यू है मालिक। जीडीपी की डेफिनेशन बताएं, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ड्यूरिंग अ। ये दो डेफिनेशन हमेशा आप ध्यान रखिएगा। बोलिए। तीसरा क्वेश्चन, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है? तो ध्यान से देखें, वाइल ग्रोथ इंप्लाइज इंक्रीज इन जीडीपी, ग्रोथ वर्ड कब यूज होगा? जब क्या बढ़े आपकी जीडीपी। वाइल डेवलपमेंट इंप्लाइज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कैपेबिलिटी एंड इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ। अब हम बोलते हैं जबकि कंट्री डेवलप्ड है, ग्रोथ वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, कंट्री डेवलप्ड है मतलब वहां के लोगों का लिविंग क्वालिटी, स्टेटस ऑफ लाइफ जो है वो बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, तो जाके हम बोलते हैं कि वहां पे डेवलप्ड है, और अपने यहाँ डेवलपिंग है या कहीं पे अंडर डेवलप्ड है। ग्रोथ वर्ड किससे जुड़ा है? ग्रोथ वर्ड जीडीपी से, जबकि डेवलपमेंट वर्ड किससे जुड़ा है? इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज। बोलिए भैया। तो ये दो वर्ड हमेशा ध्यान रखना। एक और जो कंफ्यूजन है लोगों में वो किसको लेके, बिजनेस पर्सन और एंटरप्रेन्योर। इसको हम इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज होता है, जबकि थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस पर्सन में क्या डिफरेंस है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो किस कैरेक्टरिस्टिक को लेके बैठे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यू अपॉर्चुनिटी सीकर और क्रिएटिव। बिजनेस पर्सन कौन होता है? जो इसी एंटरप्रेन्योर के आइडिया को कॉपी कर ले, जो ऑलरेडी चल रहा है। आपने किराने की दुकान खोल ली, यू आर बिजनेस पर्सन, यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। ध्यान रखना ये बात, क्लियर है? समझ में आया? तो ये 3 एमसीक्यू इसमें से बनते हैं मालिक, इस पैराग्राफ में से। नेक्स्ट, एक और फीचर, बिजनेस में क्या जरूरी होता है? इन्वेस्टमेंट्स अलोंग विद कैपिटल। मॉडर्नाइजेशन करना है, बिजनेसमेंट जैसा बिजनेस करोगे वैसा इन्वेस्टमेंट चाहिएगा। तो पहला अंतर, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट वेरीज विद द
स्केल, तो ये बात हम ऑलरेडी डोमेन्स में भी देख चुके थे, स्केल वाला। इसीलिए हम क्या बोलते हैं आजकल, एमएसएमई, क्या फुल फॉर्म बोलो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का फंड चल रहा आजकल की, नहीं चल रहा अलग से। और बहुत सारे बिजनेसेस क्यों स्टार्ट नहीं हो पाते, ये एक एमसीक्यू है, बताएं, लेक ऑफ फंड्स और कैपिटल, करेक्ट निपुणा? जी हाँ, ये पहला दिन है। तीसरा फीचर एक और बोलो, जेस्टेशन एंड। बिजनेस का एक और फीचर होता है, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज रहती है, प्रॉफिट आने में कुछ समय लगता है, इसलिए जेस्टेशन पीरियड होता है बिजनेस का हमेशा। बोलिए क्या करें, होगा कि नहीं होगा? इन्वेस्टमेंट हमेशा फल देने में कुछ समय लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? मेहनत का फल मिलता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। और बिजनेस में एक और खास फीचर क्या है, अनसर्टेनिटी। अब एक खास वर्ड जो इन्होंने दिया है, रिस्क और अनसर्टेनिटी में डिफरेंस बताओ, ये एमसीक्यू बन सकता है। रिस्क कैसी होती है, जो कैलकुलेटेड इन एडवांस है। अनसर्टेनिटी क्या कभी कैलकुलेट पहले से हो सकती है? बोलिए मालिक। बिजनेस तुरंत फ्लरिश हो जाता है कि टेक्स टाइम टू फ्लरिश? टेक्स टाइम। ये दो बातें आपको इस पैराग्राफ से ध्यान रखना पड़ेगी, करेक्ट सार्थक? आखिरी फीचर, बिजनेस कैसा होना चाहिए, अनसिस्टमैटिक की सिस्टमैटिक? बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए कि अनऑर्गेनाइज्ड? बिजनेस एफिशिएंट ओरिएंटेड एक्टिविटी की इनएफिशिएंटली वर्क करोगे? मैंने अभी बोला बिजनेस खोलना है, दुकान ही 11 बजे खोल रहे हो सुबह 8 बजे की जगह। डेयरी उद्योग में हो आप, मिल्क वगैरह आप बेचते हो, लेकिन बिजनेस आपका खुलते ही 11 बजे, तब तक सब लोग दूसरी दुकानों से खरीद लेते हैं, फिर बोलते हो मेरा बिजनेस तो चल ही नहीं रहा। तो बिजनेस कैसा होगा, सिस्टमैटिक कि अनसिस्टमैटिक? बिजनेस क्या ऐसा कोई पासा है क्या, जो अपन ये स्नेक लेडर खेलते हैं कि पासा फेंक दिया, चल गया तो चल गया, नहीं तो नहीं चला? तो उन्होंने बहुत क्लियर बोला, इट इज नॉट अ रैंडम स्ट्रे और अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। बिजनेस इज नॉट अ रैंडम एक्टिविटी कि कर लिया चल गया तो चल गया, नहीं तो बंद कर देंगे। इट इज कॉन्शियसली क्रिएटेड सिस्टम ऑफ, कॉन्शियसली बोल रहे हैं वो, वर्ड पे ध्यान दो, हाँ या ना? क्लियर है? इसीलिए उन्होंने 3-4 फेमस अच्छे वर्ड्स लिए सिस्टम में, जो सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड और इफिशिएंसी के साथ किया जाए वही क्या कहलाएगा, बिजनेस। ध्यान रखिएगा 3 वर्ड्स को। बोलिए मालिक। बिजनेस सिस्टमेटिक कब होता है? देखो, बिजनेस का सिस्टमेटिक का डेफिनेशन दिया उन्होंने, आपके पूरे एक्ट कैसे होने चाहिए, इंटीग्रेटेड के अलग अलग, यूनिफाइड होल कंप्राइजिंग सिस्टम होना चाहिए, इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटरएक्टिंग सिस्टम होगा आपके बिजनेस में। आपका सेल्स वाला सेल ही नहीं कर पा रहा, जबकि मार्केटिंग वाला ऑर्डर लेके आया। सेल वाला क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि प्रोडक्शन वाले ने प्रोडक्शन नहीं किया। प्रोडक्शन वाला क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि परचेज वाला बोल रहा मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है। परचेज वाला बोल रहा रॉ मटेरियल क्यों नहीं है? बोले पैसा ही नहीं है। बिजनेस कैसा, एक से चल रहा है कि इंटर रिलेटेड? तो ध्यान रखना, इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट है। जैसे कि एक गाड़ी चलती है तो क्या एक प्रोडक्ट, एक पार्ट या एक प्रोडक्ट से चलती है? इंटर रिलेटेड है पूरी गाड़ी, इंटर रिलेटेड। तो हम बोलेंगे कि वो गाड़ी कैसी है, सिस्टमैटिक। बोलिए मालिक। आप गाड़ी का ब्रेक लगा रहे हो, लगी ना, ब्रेक बोल रहा मैं तो नहीं लग रहा, गियर बोल रहा अबे लगना, एक्सेलरेटर ही बोल रहा अबे लगना, ब्रेक बोल रहा आज मूड नहीं है, तो अपनी लग जाएगी। बोले भैया गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे तो अपनी लग जाएगी, तो गाड़ी कैसे काम करे? बोलो। आप खाना खा रहे हो, खाना यहां तक लेके आए, जबान बोल रही है आज तो नहीं, तो फिर बॉडी इंटरेक्टेड हुई क्या, इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट हुई क्या? तो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट फीचर क्या, कब हम बोलेंगे बॉडी आपकी कैसी है, कब बोलेंगे ऐसा? 3 फीचर, इंटीग्रेटेड, इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट और इंटरएक्टिंग। बोलिए मालिक। 4 आई हो गए, I4। क्लियर? ध्यान रखना इस बात का, ये एक एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट, आखिरी पर्पस बताएं बिजनेस का, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एंड इट शुड बी पर्पसफुल। कोई पर्पस तो हो बिजनेस का कि नहीं, बताओ मेन पर्पस। प्रॉफिट तो बोले ही जाता है, बोलो ना। इकोनॉमिक्स में भी क्या वर्ड यूज किया जाता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये अलग से एमसीक्यू आ सकता है कि इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव फर्म का क्या मानती है इकोनॉमिक्स, अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपसे। बोलिए भैया। प्रॉफिट किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योर बिजनेस को। लेबर को क्या मिलता है? सैलरी एंड वेजेस। लैंड को क्या मिल जाता है? रेंट। और इंटरेस्ट मिल जाता है किस पे? तो प्रॉफिट को कैसे डिफाइन करें? इट इज द, कैसे डिफाइन करोगे, एक और एमसीक्यू, इट इज द रेसिड्यू, बचा कुचा है ना, सबको पे करने के बाद जो बच जाए वो क्या, प्रॉफिट। बोलो भैया। क्लियर है? एक और वर्ड उन्होंने यूज किया, एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन जो होता है, दे आर इफिशिएंसी सीकर्स, दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड दे आर। तो आप दोनों वर्ड जोड़ दिए, एंटरप्रेन्योर भी जोड़ दिया और बिजनेस पर्सन भी जोड़ दिया। बोलिए भैया।
प्रॉफिट इज सेट टू बी मेन मोटिव, ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव इसका मेन यही है। अब दो ऑब्जेक्टिव और क्या जुड़ गए प्रॉफिट के अलावा, 3 पी, बोलो कौन कौन से, पहला पीपल, दूसरा प्रॉफिट और तीसरा, अरे पहले सिर्फ क्या सोचते थे लोग, प्रॉफिट, अब नया क्या सोचने लग गए, प्लेनेट, एक और नया क्या सोचने लग गए, पीपल। बोलो, अभी आप देख ही रहे हो प्लेनेटरी एनवायरनमेंट में जो चेंजेस है उससे कितना नुकसान हो रहा है हर देश को। लोगों के बारे में भी चिंता करना है या नहीं करना है, करना है। तो 3 पी आ गए। अब पहले आइडियली सिर्फ उस पर चलता था कि प्रॉफिट ही कमाना है बस, अब 2 पी और जोड़ दिए उन्होंने। बोलिए मालिक, हाँ या ना, क्लियर है? तो आप कैसा डेवलपमेंट चाहते हो अब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट with well-being of people and with well-being of planet sustainability। अभी हुंडई का ऐड आ रहा है, कैसा आ रहा है वो, 2025 तक हम क्या करेंगे, कार्बन इमर्शन कम कर देंगे, खत्म कर देंगे, आ रहा है ना हुंडई का ऐड। अभी क्यों दे रहा है हुंडई ऐसा ऐड, ये तो बोल ही नहीं रहा हुंडई की हमारी कार खरीदो, उल्टा वो तो क्या बोल रहा है, हम कार्बन सस्टेनेबल इमिशन खत्म कर देंगे। तो वो प्लेनेट की चिंता पे गुड्स बेच रहे हैं, हाँ है ना, क्लियर है? नेक्स्ट, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को कैसे इलॉबरेट किया गया। सबसे पहला बोला गया बिजनेस कैसा है, दूसरा मल्टीपल स्टेक होल्डर है कि सिंगल, तीसरा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना हो, ये सोचना है जितना बिजनेस के लिए जरूरी है कि अनशन, प्रॉफिट कितना कमाओ जितना बिजनेस को जरूरी लगता ही है, कितना तो चाहिए वो कर लो, उससे ज्यादा मत करो। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया, हम खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं, वो तय करो। हम खाने के लिए जीते हैं, है ना, तो ये लिखा हुआ है वी ईट टू लिव और लिव टू, आप बोल रहे हो वी लिव टू ईट, तो आप खाने के लिए जी रहे हो, जीने के लिए नहीं खा रहे हो। तो प्रॉफिट के लिए भी यही बात बोली गई कि उतना कमा लेना जितना बिजनेस के लिए जरूरी है, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करो, ये कंसेप्ट गलत है। नेक्स्ट, किसको प्राइमेसी मानना है, कस्टमर। और आखिरी है परफॉर्मेंस किसके आधार पर चलेगा, प्रीकर्सर टू, आप पहले परफॉर्मेंस तो ठीक करो, प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। आपके गुड्स की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, ये ठीक कर लो, है ना। तेजस्विनी जी, यस, कुछ लोग लीव टू ईट पे रहते हैं जैसे अश्मित जी। ऑब्जेक्टिव्स बोले कौन कौन से हैं, पहला इकोनॉमिक, दूसरा, तीसरा और चौथा। इकोनॉमिक में आपके सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आ गए, सेल्स, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम आरओआई बोलते हैं, इफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शंस, बोलो ना, मार्केट शेयर, कैपिटल, ये सब इसमें आ गए। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव मेन क्या है बिजनेस के लिए, सर्वाइवल, फिर हेल्थ, फिर ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, कम्युनिटी सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, हेरिटेज, कल्चर, ये सब आ गया ना। डिजास्टर के समय बिजनेस सीएसआर करे। लीगल बोलो, कैसा रखना है, लॉ इन लेटर एंड स्पीड, फेयर प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथफुलनेस, लीगल का आप सारा कंप्लायंस करोगे, ये सब आपके लीगल है। अभी मैंने बोला एनवायरमेंटल में इमिशंस कम करना, अभी बात ही इसकी कर रहे थे अपन, बोलिए। तो 4 ऑब्जेक्टिव फटाफट से, पहला क्लियर है, समझ में आया, चलिए नेक्स्ट। एक और एमसीक्यू इस पे आ सकता है, अशबा ने क्या खास किया है, बोले उसने पूरा का पूरा एंटरप्राइज किस पे फोकस किया। वो ये भी पूछ सकते हैं आईटीसी होटल का मेन लोगो किस बेसिस पे चल रहा है, ग्रीनेस्ट होटल। लेमन ट्री ने किसको जॉब दिया, हैंडीकेप लोगों को। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कौन सा प्रोजेक्ट चलाया, शक्ति, किसके लिए चलाया, रूरल वुमेन के, बोलो भैया। हाँ सोशल में भी आई गया ना, पॉल्यूशन ज्यादा हो गया तो 12 बज गई ना जन्म दिल्ली में अभी। बोलिए मालिक, क्या यहां तक सब क्लियर है? तो हमने बिजनेस के अलग से फीचर्स देखे, उसके पहले हमने इन 3 का डिस्टिंक्शन देखा। बिजनेस के फीचर एक बार और, पहला जॉब क्रिएटर एंड नॉट सीकर, फिर मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रोथ आपकी जीडीपी के लिए डिनोट करता है, डेवलपमेंट आपकी लेवल ऑफ लाइफ और पीपल और इंप्रूवमेंट इन द लाइफ ऑफ द पीपल को शो करता है। तीसरा इन्वेस्टमेंट, अलग अलग लेवल, अलग अलग तरीका। फोर्थ जेस्टेशन रहता है और अनसर्टेनिटी रहती है। फिफ्थ बिजनेस कभी भी रैंडम नहीं हो सकता, बिजनेस सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज और इफिशिएंसी ओरिएंटेड होना चाहिए। और आखिरी पर्पस कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉफिट, लेकिन उसी में आइडियली 2 और जोड़ दिए, प्रॉफिटेबिलिटी अलोंग विथ वेलबींग ऑफ पीपल एंड वेलबींग ऑफ प्लैनेट। उसी को उन्होंने यहाँ पर अलग से ऑब्जेक्टिव्स में समझा दिया। इंटरडिपेंडेंस है कि सिंगल है, सोसाइटी भी बिजनेस पर डिपेंडेंट है, बिजनेस भी। दूसरा मल्टीपल स्टेक होल्डर, तीसरा अमाउंट ऑफ
पर कितना, जितना जरूरी है, ये मिनिमम कंसेप्ट होना चाहिए जितना आपको बिजनेस के लिए चाहिए। फोर्थ, प्राइमेसी ऑफ कस्टमर, एंड फिफ्थ इज परफॉर्मेंस। उसी के 4 ऑब्जेक्टिव और बता दिए उन्होंने, इकोनॉमिक, ऑर्गेनिक, सोशल और लीगल, एथिकल, एनवायरमेंटल, 5 बोल सकते हो वैसे। अजबा वुमेन के लिए काम कर रहा है, आईटीसी का नाम ग्रीनेस्ट होटल, लेमन ट्री विथ डिसेबिलिटी, हिंदुस्तान लीवर, शक्ति। चलिए दादा, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव सिंगल है कि प्लूरल है, इस पे भी क्वेश्चन बना सकते हो, बोलो ना। तो बिजनेस क्या क्या रिटर्न दे मेरे को, एक रिटर्न कौन सा दे, इकोनॉमिक, दूसरा कौन सा दे, सोशल, और तीसरा कौन सा दे। अरे इसी पे तो आ रहा है पीपीपी। अरे बोलो ना, उसी के नए 3 वर्ड बोलो, इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल, हो गया ना। अरे ये इकोलॉजिकल किसको शो कर रहा है, प्लेनेट, ये किसको शो कर रहा है, पीपल, और ये किसको शो कर रहा है, प्रॉफिट ना। नए 3 वर्ड बोलिए मालिक। चलो अगला बड़ा टाइटल जो इजी है आपके लिए वो है फॉर्म्स ऑफ। आप जब भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे आएंगे, आपको बिजनेस खोलना है। मुद्दा है मैं सर कौन सा बिजनेस खोलूं, मैं कंपनी फॉर्म खोलूं कि मैं एलएलपी खोलूं कि मैं पार्टनरशिप खोलूं कि मैं प्रोप्राइटरशिप खोलूं कि मैं कोऑपरेटिव खोलूं, क्या ओपन करें। तो पहला, बिजनेस ओनरशिप क्या शो करता है, इट इज अ बंडल ऑफ। अब आप तय कर लो, आप अपने बंडल ऑफ राइट्स को किसी और को सौंपना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो या नहीं डिवाइड करना चाहते। तो पहले तो आप तय कर लो, राइट इज द टाइटुलर एक्सक्लूसिवनेस। अगर आपके पास एक किताब है और आपके पास उसकी ऑनरशिप है तो कोई और उसको यूज नहीं कर सकता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप तय करो ये कि आप कैसा ऑनरशिप फॉर्म में जाना चाहते हो। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो सारे चीजों के राइट्स आपके पास ही, अगर आप पार्टनर्स हो तो पावर डिवाइड होता है, अगर आप कंपनी में हो तो शेयर होल्डर आपका सारा स्टेक लेके बैठे हैं, आप फिर सिर्फ कंपनी को चलाओ। बोलिए मालिक। तो अलग अलग ऑनरशिप होती है, इसीलिए क्या बोला गया, इंपॉर्टेंट राइट एसोसिएटेड विद बिजनेस ऑनरशिप इज द राइट टू डिस्पोज ऑफ एंड ट्रांसफर द ऑनरशिप। प्रोप्राइटरशिप में सक्सेसर की डेथ के बाद उसका नया लड़का या लड़की बिजनेस संभाल लेते हैं। ये पॉसिबल है सक्सेशन की नहीं है, ये तय कर लो आपको कैसे करना हो, तय करो। सक्सेशन करने के लिए आप चाहो तो एक वसीयत बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, लेकिन कंपनी में ऐसा होता क्या, कंपनी में ऐसा नहीं होता। तो आप तय कर लो आपको बंडल ऑफ राइट कैसे चाहिए। दूसरा, बिजनेस खोलने से पहले तय करो सिंगली ऑन करना है या सिंगली हो तो कौन सा, प्रोप्राइटर, ज्वाइंटली हो तो, और ज्यादा बड़ा करना हो तो ऑपरेटिव। बोलो ना, हाँ है ना। एक और कंसेप्ट उसी में, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, एचयूएफ। बोलो, तो तय करो बिजनेस अकेले चलाना है या, हाँ तो ये क्या बता रहे हैं, फीचर बता रहे हैं कि बिजनेस खोलना कैसे। आपको इच्छा तो है कि मैं बिजनेस खोलूं, तो किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे जाना बेहतर होगा। तो बिजनेस में फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या शो करता है, बिजनेस ओनरशिप, बिजनेस का ज्वाइंटली या सिंगली ऑन होना। बोलो, हाँ या ना। तो आप क्या सोच रहे हो अभी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ऑनरशिप क्या क्या शो करता है, बंडल ऑफ राइट, सिंगल लेना है कि हाँ, कैसे बिजनेस करना चाहते हैं, उससे तय होगा कि आप कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज। आपने बोला मैं अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड रखना चाहता हूं, मैंने बोला भैया एलएलपी कर लो। मेरे को कॉर्पोरेट फॉर्म भी चाहिए, हाँ तो एलएलपी कर लो। लेकिन बहुत ज्यादा झंझट नहीं चाहिए, हाँ तो एलएलपी कर लो। मेरे को तो 100 करोड़ 500 करोड़ का करना, भैया कंपनी फॉर्मेट पे आ जाओ। बोलो ना, अरे मेरे को तो ये किराने की दुकान बस इस कॉलोनी में ही चलानी है, सोल प्रोपराइटर ही बहुत है। बोलिए मालिक, जैसा आप राइट चाहोगे वैसा आप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करोगे। क्लियर है। ज्वाइंट फैमिली बिजनेस के लिए पहला वर्ड क्या दिया, कौन सा कंसेप्ट चलता है इंडिया में, HUF, जिसमें सारे राइट्स किस में डिवाइडेड है, फैमिली मेंबर्स में। तो ये 2 MCQs बन सकते हैं यहीं से बस। बोलिए मालिक, क्लियर है। सोल प्रोप्राइटर में बोलो, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द बिजनेस पर्सन एंड द बिजनेस, किस में डिस्टिंक्शन नहीं होता, तो क्या बोलोगे एग्जांपल। अरे क्वेश्चन आ सकता है ना, किस किस में डिस्टिंक्शन होता ही नहीं, बिजनेस में और बिजनेस पर्सन में, तो क्या बोलोगे, सोल प्रोप्राइटर। बोलो भैया, आपको अगर लाइबिलिटी लिमिटेड करनी तो कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एलएलपी। तो तय कर लेना राइट्स कैसे चाहिए आप, क्योंकि ऑनरशिप हमेशा बंडल ऑफ राइट होती है, वो ज्वाइंटली भी हो सकती है। और तीसरा, बिजनेस खोलने से पहले तय करो कौन से फॉर्म पे जाना चाहते हो, सोल प्रोप्राइटर या कॉर्पोरेट। तय कर लो आप कैसे फॉर्म पे आप जाना चाहते हो। क्या क्या बेनिफिट्स हैं बोलते जाओ, क्या क्या बेनिफिट्स है कॉर्पोरेट फॉर्म के और इसके। तो लिमिटेशन बोलो प्रोप्राइटरी बिजनेस की, उसका लाइफ खत्म हो जाता है जैसे ही ऑनर गया। कॉर्पोरेट में खास फायदा क्या, परपेचुअल सक्सेशन, उसकी आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट होती है फ्रॉम इट्स
उसकी खुद की लाइफ होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइफ, ये सब आपको मालूम है, मैं नहीं पढ़ा रहा, ऑलरेडी आपको ये सारी जानकारी है या नहीं है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अब एक एक करके उन्होंने यही सारे फॉर्म समझाए, लाइए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला सोल प्रोप्राइटर के लिए 3-4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ध्यान से देखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। कौन अपने बिजनेस का पूरा इकोनॉमिक हीरो है? सोल प्रोप्राइटर। ये दूसरा एमसीक्यू है आपके लिए। कौन है जो सब कुछ अकेले ही करेगा, चाहे अनसर्टेनिटी हो, चाहे रिस्क हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे इनोवेशन हो, सब कुछ किसको? ये कैसा व्यक्ति है? 1 पर्सन आर्मी 1 पर्सन बैंड। बिजनेस करने में स्केल क्या होती है इसकी? स्मॉल। बोलो भैया, ये बेसिकली एक तरह का क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही है, खुद के लिए करते हैं। बोलो भैया, हाँ या ना? फायदे क्या क्या है? वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस आर अनरजिस्टर्ड। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा क्या चल रहा? सोल प्रोप्राइटर चल रहा। अपने सब्जी वाला आ रहा ना बेचने। फायदे बताओ। पहला फायदा जिसपे एमसीक्यू बन सकता है, पीपल एंजॉय ट्रस्ट एंड पर्सनलाइज सर्विस। सेक्टर कैसा ही है? ऑर्गेनाइज की अनऑर्गेनाइज्ड? अनऑर्गेनाइज। दीज आर दी लार्जेस्ट सेक्टर, ये बोल सकते हैं। हाईएस्ट इसका कंट्रीब्यूशन है, ये भी एक खास बात है। लोगों को लगता है ये दुकान पे, फुटपाथ पे, अकेले दुकान पे, फुटपाथ पे माल बेच के, ठेले पे माल बेच के क्या कर रहे हैं भैया? उनका जीडीपी में बहुत बड़ा रोल है, एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा रोल है, और एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ा रोल है। जितना कंपनी का नहीं, उससे भी ज्यादा। बोलिए मालिक। इनकी थीम लाइन क्या चलती है? इनकी थीम लाइन स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो बोले मेन वर्ड क्या क्या फायदे हैं? एंजॉयज, पीपल ट्रस्ट एंड पर्सनलाइज्ड सर्विस। कैसा सेक्टर है? अनऑर्गेनाइज। न्यूमेरिकली यही सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, कंट्रीब्यूशन तीनों जगह, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट और फायदा स्मॉल इज। नुकसान बताओ। इनके प्रोडक्ट्स को हम क्या कह के नकार देते हैं? लोकल। इनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी होती हैं? पुअर। वेलफेयर एम्प्लॉय का कुछ कर पाते हैं क्या? सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज इनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, मादा ही नहीं है, वो रखते ही नहीं है ध्यान। प्रोप्राइटर बोलता रहने दो, मेरे को इतना ध्यान नहीं रखना। और जब तक वो ऑनर सही चल रहा है, जब तक बिजनेस भी सही चलता है या नहीं चलता। ये इनका डिसएडवांटेजेस है ये सब। बोलिए दोस्तों। बोलते हैं 5 मेन वर्ड। पहला, इनके प्रोडक्ट को डिरोगेट मान के क्या बोल देते हैं? लोकल। फिर क्या बोलते हैं? वर्किंग कंडीशन पुअर है, एम्प्लॉय का ये लोग ध्यान। इनके एनवायरमेंटल और सोशल कंसर्न्स बहुत मिनिमाइज्ड है। और ये जब तक ऑनर है तब तक बिजनेस चलता रहता है। सोल का एक और मतलब बताएं। सोल का मतलब क्या होता है? सिंगल इंडिविजुअल। बोलिए दोस्तों, हाँ कि ना? कहां से लाता है कैपिटल? ये पर्सनल सेविंग और असेट्स। छोटा मोटा आजकल क्या मिलने लग गया? कभी कभी क्या मिल जाता है? और इन लोगों के लिए बहुत सारे लोग क्या बन के आ जाते हैं? बिजनेस फैसिलिटेटर्स, जो इनकी हेल्प करते हैं। बोलो भैया, हाँ कि ना? ये था सोल प्रोप्राइटर। बोलते हैं मेन मेरिट्स डीमेरिट। सबसे पहला, इनको क्या मिल जाती है? ऑटोनॉमी। ये क्या है इनकी? मेरिट। कैपिटल इनको अकेले को लानी, ये क्या है? लिमिटेशन। बोलो, इसीलिए इनकी कैपेसिटी भी कैसी होती है? लिमिटेड टू ग्रो कि अनलिमिटेड टू ग्रो। विजिबिलिटी ऑफ द ऑनर, ये फायदा है। रिस्क किसको बियर करनी है? अकेले को, ये उसकी लिमिटेशन है। लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। फेट एज अ गोइंग कंसर्न कब तक रहेगा? जब तक कि ऑनर की हेल्थ और लाइफ सही चल रहा। उसकी लाइफ के बाद हो सकता है उसके सक्सेसर चलाने, वरना तो मुश्किल है। बोलिए मालिक, है ना? एक और एमसीक्यू जब सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है वो है कि ऑनरशिप का सक्सेशन हो पाएगा इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? हम बोलेंगे यस बाय विल, जिसको टेस्टामेंट भी बोलते हैं। कौन से लॉ में? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कौन से लॉ में? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बना सकते हो आप? वसीयत। वसीयत कैसा डॉक्यूमेंट है? लीगल। अरे वसीयत कैसा डॉक्यूमेंट है? लीगल, जिसमें आप लिख सकते हो कि मेरी मृत्यु के बाद, मेरी डेथ के बाद ये पूरा बिजनेस वगैरह किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बोलो भैया। अगर विल एग्जिस्टेंस में नहीं है तो कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अप्लाई होगा। आप विल बना दो, बहुत बढ़िया। विल नहीं बनाई तो कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अप्लाई होगा। बोलिए भैया। हिंदूज, पारसीज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स, इन सब के ऊपर क्या लगता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये भी एक एमसीक्यू है, टिक करें भैया। करना चाहिए तेजस्विनी, इसीलिए आपने शायद नरेंद्र मोदी जी की बात पे ध्यान नहीं दिया। वो बोल ही रहे हैं वोकल फॉर लोकल। यही तो बोल रहे हैं कि आपको बार बार मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कि आप अमेजन से पेन मत खरीदो, आपके पड़ोस की किराने की दुकान से, स्टेशनरी की दुकान से पेन खरीदो। आते हैं ना मैसेज?
कि आप छोटी से छोटी चीज आजकल अमेजन से ऑर्डर कर देते हो, उसमें लोकल वाला व्यक्ति पिटा जाता है बेचारा। आप अपनी लोकल इकोनॉमी खत्म कर रहे हो बेसिकली। नेक्स्ट बिजनेस बोले एक और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा? HUF। क्या क्या खास बात है, ये कैसे फॉर्म हो जाता है ऑटोमेटिकली? उसमें क्या कौन कौन शामिल है? वाइफ्स एंड डॉटर। इसका सेपरेट एंटिटी स्टेटस है अंडर दी इनकम टैक्स एक्ट। टिक करें इसको, इनकम टैक्स में इसको अलग माना जाता है। आपके घर की HUF तेजस्विनी HUF का एग्जाम्पल है। इनकम टैक्स HUF को सेपरेट एंटिटी मानता है, टिक करें। HUF कौन सी इनकम अर्न नहीं कर सकता इनकम टैक्स के हिसाब से? सैलरी। कौन कौन सी कर सकता है? बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन। बोलिए भैया। हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज। ये 4 तरह से इनकम आ सकती है। बिजनेस से, घर के किराए से, इंटरेस्ट वगैरह की इनकम, और कैपिटल गेन असेट वगैरह बेचने पे। क्या HUF नौकरी कर लेगा? HUF नौकरी कर लेगा? बोलिए भैया। HUF नौकरी कर लेगा क्या? नहीं। चलो नेक्स्ट। HUF को इसेंस क्या है? इट बिगिंस विथ फैमिली। फैमिली इज फॉर्म बाय मैरिज। बोलो भैया। ये फैमिली जब तक नहीं है तब तक आप HUF बना लोगे क्या? नहीं। तो आपकी कितनी जनरेशन तक HUF चलती है? 3rd जनरेशन। तो आप, आपके पापा और आपके दादा। बोलो भैया हाँ कि ना? क्लियर है? 3 सक्सेसिव जनरेशन इज नोन एज HUF। HUF में कौन कौन कवर होता है? बुद्धिस्ट, जैन एंड, ये भी एक MCQ है, ये दोनों MCQ हैं आपके। बोलिए मालिक। पता फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय बर्थ की बाय कॉन्ट्रैक्ट? बाय बर्थ। यही इसकी मेरिट है कि अपने आप ही लोग ज्वाइन कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज इसका मेरिट है, पूरे के पूरे परिवार के लोग लगे हुए, उनकी गुडविल भी जुड़ी हुई है उसमें। तीसरा, सोशल कैपिटल मिल जाती है इनको एक तरह से, क्योंकि लोग फैमिली मेंबर्स पे भरोसा करते हैं, और फैमिली मेंबर अपने बिजनेस को ऊंचा बढ़ाने के लिए आगे भी करते हैं काम। फोर्थ, फैमिली मेंबर्स आर ऑटोमेटिकली द, ये इसकी क्या हो गई? लिमिटेशन। फिफ्थ, डिसीजन मेकिंग इसमें कैसी होती है? क्योंकि सारे डिसीजन कौन लेता है? करता। अनलिमिटेड लायबिलिटी इसकी लिमिटेशन है। यस, करेक्ट बात है ये। बोलो ना। कौन अगर डिफिसिट हो गई तो कौन घर से पैसा लेके आएगा? करता अपने पास से पैसा लेके आएगा, लेकिन बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी उनके शेयर तक ही होती है, ध्यान रखना। गोइंग कंसर्न जब तक कि बंटवारा नहीं हो जाए। ये तो बड़े बड़े बिजनेस, अभी अंबानी में भी चल रहा ना बंटवारा, मुकेश अंबानी भी डिवाइड करने की सोच रहा है ना। पढ़ा कि नहीं पेपर में भी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले? मुकेश अंबानी भी चेक कर रहा है कि आने वाले सालों में कैसे वो अपने घर का ये पूरे बिजनेस को बंटवारे पे ले जाएगा, ताकि बिजनेस सक्सेसफुल रहे और बाद में बंटवारे के कारण नुकसान। ये भी 3 बच्चे हैं ना, उनमें डिवाइड करने के लिए वो प्लानिंग समझ रहा है अभी से ही। और खास बात, बड़े बड़े हाउसेज इसीलिए बंद हुए। सक्सेशन ऑफ ऑनरशिप कैसे हो सकती है? बाय। और ये पूरा पैराग्राफ ऐसे ही है जैसा किसका था, प्रोप्राइटर का। अब प्रॉब्लम कब आती है एग्जाम में? आपको ये समझनी पड़ेगा इसमें कि मैं HUF टिक करूं कि पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप। यही पैराग्राफ आ गया ना, सेम पैराग्राफ है ये पूरा का पूरा किसके जैसा है? सेम एज सोल प्रोप्राइटर। तो अगर दोनों ऑप्शन आ गए तो फिर अपन क्या करें? वैसे आना नहीं चाहिए क्वेश्चन ऐसा, या तो बोथ आना चाहिए ऑप्शन, पर अलग अलग है, तुम्हारे मॉड्यूल में ही है ये। HUF में बंटवारा हो सकता है ना तेजस्विनी? अब अगर आपको सोल प्रोप्राइटर और HUF दोनों दें तो तुम क्या टिक करके आना? सोल प्रोप्राइटर पहले टिक करके आना। वसीयत HUF में भी बनती है, लेकिन अपन सोल प्रोप्राइटर को ज्यादा टिक करेंगे। पार्टनरशिप बताएं कैसा कॉन्ट्रैक्ट है ये? कॉन्ट्रैक्चुअल डेफिनेशन बोले रिलेशनशिप है प्रॉफिट शेयर करने की, बिजनेस चलाने की, 2 या 2 से ज्यादा लोगों की। क्या बोला जाता है इसके लिए? एक्टिव पार्टनर्स। इनके बीच में क्या बनता है? डीड कैसी हो सकती है? वर्बल या रिटर्न? बोलो ना हाँ कि ना? एक्ट बोलो इनका। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या लायबिलिटी? बोलो अनलिमिटेड। बोलो इनको अपनी पर्सनली घर से भी लाना पड़ सकता है कि नहीं लाना पड़ सकता है? फीचर बोले सबसे पहला एग्रीमेंट से बनता है ये, बोलते जाए फीचर भैया। किस किस से फीचर बन रहा है? पहला एग्रीमेंट, जो कि इसकी मेरिट है, को ऑनरशिप ऑफ बिजनेस है। 2 और मोर पर्सन इसकी मेरिट है, एक से ज्यादा लोग फंड लाएंगे, यही इसकी लिमिटेशन है। अब यहाँ पे देखना यहाँ कितने व्यक्ति दिए, तो यहाँ कितने दिए। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, जैसा इसमें बोला वैसी अक्कल लगाना।
आप ये मत बोलना कि हमने कहीं और कुछ और पढ़ रखा है, पढ़ रखा होगा। यहाँ क्या लिखा है मॉड्यूल में? नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनर्स में कितने हो सकते हैं? अपन ने क्या पढ़ा था? यूं 50 पढ़े थे ना, 50 पढ़ा था ना आपने। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो अपन एग्जाम में अपनी अक्कल लगाएंगे कि इनकी अक्कल से चलेंगे? इनकी अक्कल से चलेंगे। बोले मिनिमम कितने? 2। मिनिमम 2, मैक्सिमम बैंकिंग में और नॉन बैंकिंग में। हाँ बस। प्रॉफिट शेयरिंग बताएं। मेरिट है, रिस्क शेयर हो जाती है क्योंकि लॉसेस की भी। कुछ पार्टनर्स सिर्फ किस में पार्टनर्स बनते हैं? प्रॉफिट में, जैसे कि माइनर। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव वाइड हो सकता है, क्या ये नॉन प्रॉफिट बिजनेस के लिए बनेगी? नेक्स्ट बोलो, मेरिट क्या है? एजेंट और प्रिंसिपल। अभिषेक जी अभी तो बोला यार, आप फालतू क्वेश्चन क्यों दिमाग को रेस कर रहे हो, अपने आप को ही कंफ्यूज कर रहे हो अभिषेक। अभी तो बोला मैंने, आप सुनो ना ध्यान से। ये 50 नहीं लिखना है ना अपने को, यहाँ क्या लिखा है वो लिख के आना है। म्यूचुअल एजेंसी मेरिट भी लिमिटेशन बोलो, किसी एक के पार्टनर की गलती की वजह से क्या हो सकता है? दूसरे पार्टनर्स को भी नुकसान हो सकता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसकी लिमिटेशन है, हाँ या ना? पेट एज अ गोइंग कंसर्न, वो क्या बोल रहे हैं? चूंकि ये किससे बनती है? कॉन्ट्रैक्ट से, तो खत्म भी होगी उसी महीने में। कोई एक पार्टनर अगर नोटिस दे देगा तो डिसॉल्व हो सकती है, बाकी पार्टनर चाहे तो कंटिन्यू हालांकि कर सकते हैं, पर अधिकतर डिसॉल्व हो ही जाती है। आखिरी, सक्सेशन पॉसिबल है क्या? नहीं, नॉर्मली इजीली ट्रांसफरेबल नहीं ऑनरशिप। नया पार्टनर कब तक नहीं आता? जब तक सारे पार्टनर हाँ ना कर दें। बोलिए मालिक फटाफट से, कमेंट करें फटाफट भैया। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने टिक कर दिए, इनको रिपीट करना है बार बार आपको। एलएलपी की बात करते हैं। एलएलपी जिसमें लायबिलिटी कैसी होगी पार्टनर्स की? लिमिटेड। मैंडेटरी रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ओके अभिषेक भाई। मैंडेटरी इनकॉर्पोरेट कौन से एक्ट में करोगे? 2000। बोलो, इनको रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम बोलो। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बोलिए भैया। इसमें पार्टनर्स के साथ और कौन होते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। बोलिए भैया, ये कैसी बन जाती है? क्या फायदा है? परपेचुअल सक्सेशन इसका फायदा है। मेन फीचर है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन और सेपरेट लीगल। कैसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? हाइब्रिड। किस किस का? कॉर्पोरेट और प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप का। लाओ कंपैरिजन देखो भैया। पहला केस हमारा कंपैरिजन का, पार्टनरशिप और एलएलपी का क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है? यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन कैसा है? यहाँ पे कैसा है? रजिस्टर करवाना हो तो करवाओ, नहीं तो जरूरी नहीं है। यहाँ पर लीगल एंटिटी सेपरेट है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी। यहाँ 2 और अनलिमिटेड है, जबकि यहाँ 2 और 20 और 10। 20 और 10। फिर यहाँ पे आरओसी इसकी बॉडी है, यहाँ पे आरओसी की जगह क्या बोलना? आरओएफ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। बोलिए भैया। यहाँ स्टेचुटरी कंप्लायंसेस बहुत सारे हैं, यहाँ इतने नहीं है। बोलिए मालिक, हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है? तेजस्विनी, यहाँ 2008 लिखा है, यही टिक करके आऊंगा मैं तो एज ए स्टूडेंट ना। आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन जो लिखा अपन उससे हट के नहीं जाएंगे यहाँ पे। एलएलपी में एलएलपी एजेंटशिप किसकी है? एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी एजेंट किसका है? ओनली ऑफ एलएलपी। ऑफ द एलएलपी लिख देना चाहिए कायदे से इनको यहाँ, है ना। और एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म इज द एजेंट ऑफ द फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर। तो तेजस्विनी अपन उसको हटाएंगे नहीं, है ना। कंपनी फॉर्म पे बोले मेन सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द फ्लैग बियरर ऑफ द। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस वर्ड पे, फ्लैग बियरर। बोलिए दादा, हाँ कि ना? कहाँ कॉमन बातें बोले? इसका भी कॉर्पोरेट कैरेक्टर है, इंडिपेंडेंट होता है, लॉ से फॉर्म होता है, इसका खुद का डिस्टिंक्ट नेम है, खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, और इसका खुद का सीआईएन होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। लेटेस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आई है नई, वो कौन सी आई है? ओपीसी। बोलिए भैया, क्यों लाया गया था ओपीसी को? एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए। बोलो भैया, ओपीसी का फायदा क्या है? कॉर्पोरेट फॉर्म। एक और ऑर्गेनाइजेशन जो लाया गया, कौन सा लाया गया? स्मॉल कंपनी। एक और कंसेप्ट किसका लाया गया? गवर्नमेंट कंपनी। बोलिए मालिक, बड़े मैनर में कंपनी कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? पब्लिक और प्राइवेट, हाँ या ना? फायदे बोलो। पहला, इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस। दूसरा और तीसरा, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप। बोलिए मालिक, हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? इनके कारण क्या डेवलप हो जाता है?
कैपिटल मार्केट भी इन्हीं के कारण डेवलप होता है, बोलिए भैया हाँ कि ना। फिर इनके फंक्शनिंग के लिए कौन कौन से दूसरे चीजें लानी पड़ी, एक क्या चल रहा है इनके ऊपर, कंपनीज एक्ट अलोंग विथ सेबी, अरे स्टॉक मार्केट चला रहे हैं ना ये। दो मेन डॉक्यूमेंट बोलो इनके, एमओए और एमओए क्या बताता है, एओए क्या बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरनल। कंपनी पैसा मंगवाना चाहती पब्लिक से तो क्या इशू करेगी, प्रोस्पेक्टस, ये सारी बातें आपकी पड़ी हुई है मालिक। इनका क्या कंपलसरी है जो अपने काम का है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करने पड़ते हैं इनको, हाँ कि ना। सेबी इनके ट्रेडिंग देखती है शेयर्स की कि कहीं कोई लफड़ा तो नहीं कर रही है लिस्टिंग करते समय या ट्रेडिंग करते समय। इनका क्या बनता है, एक पूरा लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या बनता है, सेबी और सेबी के गाइडलाइंस के थ्रू इनका क्या प्रिपेयर किया जाता है, लिस्टिंग एग्रीमेंट्स, बोलिए भैया हाँ कि ना। इंडिया में ज्यादातर कंपनीज किस नेचर की हैं, प्राइवेट, पब्लिक नहीं है, ज्यादा नेचर किसका है कंपनी में भी, प्राइवेट। चलो कंपेयर करो भैया पब्लिक और प्राइवेट के फीचर, ये प्राइवेट है ये पब्लिक है, यहाँ पर मिनिमम 2 है, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम 200, यहाँ पे कोई लिमिट, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर की, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन, डायरेक्टर यहाँ 2 चाहिए, यहाँ पे, यहाँ इनको बहुत सारी कमिटीज मैंडेटरीली बनानी होती है। प्राइवेट कंपनीज को कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है यहाँ पे, कौन कौन सी कमिटी इनको बनाने की जरूरत नहीं है, सीएसआर, ऑडिट, स्टेक होल्डर नॉमिनेशन, रेम्यूनरेशन। तो प्राइवेट की वर्किंग थोड़ी सी इजी है, बोलिए मालिक। इट कैन स्टार्ट बिजनेस अपॉन, जबकि इसको पहले क्या ऑब्टेन करना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सीसीबी, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बोलिए दोस्तों। ये पूरा डिटेल्ड रिवीजन था मालिक चैप्टर नंबर 1 का, तो रिपीट कीजिएगा पूरे चैप्टर को ध्यान से, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी टिक कर दिए हैं। क्लियर है दोस्तों, बोले मालिक फटाफट से कमेंट करें। आपका पॉडकास्ट का लिंक भी दे दिया यहाँ पे। पॉडकास्ट लिंक भी दे दिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, आराम से सुन लीजिएगा। चलिए मालिक मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ, ध्यान रखिएगा अपना, राधे राधे।